यूनियन बजट 2026-27 आ गया है। प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी निर्मला सीतारमण ने रिकॉर्ड बनाया है। 7वीं बार ये बजट पेश की है, जो कि 1 फरवरी को किया गया था और उस दिन संडे था। और यह 7वीं बार उन्होंने बजट पेश किया है, जो पहले की तरह डिजिटल फॉर्म में टैबलेट पर ये प्रस्तुत की है। तो इस बार का बजट कितना रहा? तो 53.47 लाख करोड़ रुपया बजट का एस्टिमेट रहा, जो आवंटित की जाएगी, जो पिछले वर्ष के तुलना में 3 लाख अधिशेष रहा। पिछले वर्ष कितना रहा? तो 25-26 में 50.65 लाख करोड़ रुपया बजट था, लेकिन इस बार 53.47 लाख करोड़ क्या था? बजट था। जो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 50 और ये तीन एक्स्ट्रा है, तो ये अधिशेष हुआ। अब देखेंगे कि ये आवंटन राशि कहाँ से कितना राशि प्राप्त हुआ और कितना राशि ये आवंटन किया गया। तो बजट 2 तरह का, एक राजस्व, एक पूंजीगत। राजस्व में जब हमें प्राप्त आय होता है तो वो राजस्व आय कहलाया। जैसे हमें आय प्राप्त हुआ, जैसे हम कमाए, तो कमाने के बाद जो हमें प्राप्त हुआ पूंजी, वो हमारा राजस्व हुआ। उसी तरह राज्य का भी राजस्व होता है। जो राज्य को पैसा मिलता है तो वो पैसा के राजस्व के रूप में, यानी रेवेन्यू के रूप में दर्शाता है। तो रेवेन्यू 2 तरीका का होता है, एक राजस्व प्राप्तियां और एक पूंजीगत प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां यानी रेवेन्यू रिसिप्ट्स 2 तरीका का होता है। एक होता है कर राजस्व और एक दूसरा होता है गैर कर राजस्व। कर राजस्व समझते हैं। कर राजस्व 2 तरीका का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स शामिल होता है, जो हमें इनकम टैक्स पर लगता है टैक्स वो, और कॉरपोरेट टैक्स लगता है वो होता है। ये दोनों शामिल होता है तो वह डायरेक्ट टैक्स हुआ। और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स, जो जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, इस पे जो पैसा शुल्क मिलता है वो सरकार को जाता है। तो ये दोनों मिलके हो गया कर राजस्व। और इस बार कर राजस्व प्राप्त हुआ 28,66,992 करोड़। क्या हुआ? राजस्व कर। गैर कर राजस्व यानी 6,66,228 गैर कर प्राप्त हुआ, जो दंड से, जुर्माना से, लाइसेंस और शुल्क से प्राप्त हुआ ये राशि। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमें राजस्व प्राप्तियां होंगे। और ये राजस्व प्राप्तियां कितना हुआ है? 35,33,150 राजस्व प्राप्तियां हुआ। अब पूंजीगत प्राप्तियां समझ लेते हैं। पूंजी यानी कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होता है? जब हमें पूंजीगत वस्तुओं पर हमें पैसा आता है जो केंद्र को जाता है। तो जैसे ऋण वसूली, जो केंद्र ऋण देती है दूसरे देशों को, जैसे भूटान को, बांग्लादेश को, म्यांमार को, बांग्लादेश को देती है, तो ये सब नेपाल को देती है, तो ये सब ऋण देती है। तो उसके बदले ऋण के बदले जो ब्याज हमें मिलता है वो पैसा हमारे पूंजीगत प्राप्तियां हो गया। उसके बाद उधार और देयता, जो हम उधार देते हैं, लायबिलिटी होता है, बोरोइंग्स होता है, उस पे जो हमें प्राप्त हुआ इतना राशि हुआ, यानी 16,95,728 करोड़ रुपया ये प्राप्त हुआ। और अन्य प्राप्तियां जो 80,000 जो करोड़ ये है प्राप्तियां। तो ये हमारा क्या हो गया? कैपिटल रिसिप्ट्स हो गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इतना पुर जाएगा, जो हमें बजट इतना आवंटित करना है। तो इतना पुर गया 53,47,115 करोड़ रुपया ये आवंटित, ये राशि राजस्व प्राप्ति हुआ। अब इतना राजस्व प्राप्ति हुआ। अब समझ लेते हैं पूंजीगत व्यय। पूंजीगत कितना है? जितना राशि ये प्राप्त राजस्व प्राप्त हुआ उतना ये पूंजीगत व्यय भी हुआ। था पूंजीगत इतना कितना है? 53,47,315 करोड़ रुपया क्या है? हमारा पूंजीगत है। अब पूंजीगत 2 तरह का होता है, एक राजस्व व्यय और दूसरा पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय क्या होता है कि यह हमें सरकारी यानी सार्वजनिक पर खर्चा किया जाता है। जैसे स्कूल बनाना हो, रोड बनाना हो, ये
ये सब्सिडी देना हो, वेतन देना हो, योजनाओं पर देना हो, ये रक्षा व्यय पर हो, प्रशासन पर खर्च करना हो, सबको वेतन देना हो, तो ये कहाँ राजस्व व्यय से ही दिया जाता है। तो राजस्व व्यय से, और यहाँ भी इसी से हमें जो हमें ऋण लिए हैं वही भुगतान भी करना होता है, तो ब्याज भुगतान करना होता है, तो वो भी क्या है, हमारा राजस्व व्यय से ही हम भुगतान करते हैं। तो हमारा राजस्व भुगतान कितना है, 41,25,994 करोड़ रुपया क्या है हमारा, ये राजस्व व्यय है। और ये पूंजीगत व्यय क्या है कि जो हमें राजमार्ग बनाना हो, पुल बनाना हो, बांध बनाना हो, सरकारी स्कूल बनाना हो, अस्पताल बनाना हो, तो ये क्या है, हमारा पूंजीगत व्यय है। तो ये हमारा पूंजीगत इतना है। और उसके बाद राज्य को सीजन के लिए दिया गया अनुदान कितना है, इतना है। तो ये हमारा क्या होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्माण करने के लिए दिया जाता है, तो वो पूंजीगत व्यय कहलाता है। जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर बनाते हैं तो वो हमारा क्या होता है, ये पूंजीगत व्यय। तो ये हमारा पूंजीगत व्यय कितना है, 12,21,821 करोड़ रुपया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ देखिएगा कि यहाँ कुल हमारा पूंजीगत व्यय में क्या है कि इतना है 53 लाख करोड़ रुपया, जो कि 41 लाख करोड़ रुपया हमारा राजस्व व्यय में वेतन में ही चला जा रहा है, वेतन में, सब्सिडी में, योजनाओं में चला जा रहा है। तो जिससे क्या हो रहा है कि हमें पूंजीगत व्यय पर खर्च कम हो रहा है, जिससे क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, किसी भी देश के विकास में और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है पूंजीगत व्यय में। जब हम पूंजीगत व्यय करेंगे तो हमारा स्कूल बनेगा, ये शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, क्या शिक्षा, स्कूल बनाने में, अस्पताल बनाने में, रोड बनाने में, नेशनल हाईवे बनाने में क्या होता है, ये बनाता है भवनों बनाने में, सरकारी भवनों बनाने में, ये हमारा पूंजीगत व्यय होता है। लेकिन अगर हम ये राजस्व व्यय अगर सबसे ज़्यादा कर देंगे तो हमें पूंजीगत व्यय पर हमें कम मिल रहा है, क्योंकि हमारा बजट ही इतना है, कितना है, 53 लाख करोड़ रुपया, जो कि हम उससे कितना 70% हम यहीं खर्च कर दे रहे हैं। तो हमें कितना बचा, 30%, जो कि हमें बहुत कम है। तो ये देश के लिए नुकसान होता है। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए लोकतांत्रिक देश में, तो लोकतांत्रिक देश में अगर जितना अगर राजस्व व्यय पर खर्च किया जा रहा है वो उतना बेहतर है। क्यों? क्योंकि भारत अभी अविकासशील देश है, जिसमें क्या होता है, जिसमें लोग बहुत गरीब है, वहाँ आय असमानता है। तो आय असमानता, गरीबी है, तो उसको दूर करने के लिए, कुपोषण से लड़ने के लिए क्या किया जाता है कि हमें राजस्व व्यय पर खर्च ज़्यादा करना चाहिए। इसलिए ये लोकतांत्रिक देश के लिए अच्छा होता है। जबकि एक इकोनॉमिस्ट के रूप में देखें तो ये राजस्व व्यय पर ज़्यादा खर्च नहीं करे, क्योंकि पूंजीगत व्यय पर जितना खर्च होगा उतना संरचनात्मक विकास होगा देश का। इसलिए इसके बाद समझते हैं कि ये राजस्व घाटा क्या होता है। राजस्व घाटा क्या होता है? तो राजस्व घाटा ये होता है कि जब राजस्व प्राप्तियां जितना हो और उसमें से माइनस कर दें कितना राजस्व व्यय, तो वो हमें जो मिलेगा वो राशि क्या कहलाएगा, वो राशि कहलाएगा राजस्व घाटा। यानी ये 35 लाख में हम 41 लाख को माइनस कर देंगे तो कितना बचा, 6। तो 6 लाख, लगभग 6 लाख क्या हो जाएगा, करोड़ हमारा राजस्व घाटा हो जाएगा। राजस्व घाटा आप समझ लेते हैं कि राजकोषीय घाटा क्या होता है। तो राजकोषीय घाटा सरकार के उधारी को इंगित करता है, यानी प्रदर्शित करता है कि सरकार को अब पैसा कितना चाहिए। तो हम समझते हैं कि राजकोषीय घाटा क्या होता है, क्योंकि लोग स्टूडेंट खूब फंसते हैं इसमें समझते ही नहीं कि राजकोषीय घाटा क्या होता है। तो राजकोषीय घाटा जो सरकार का राजस्व है, यानी राजस्व प्राप्ति जितना है, ये 35,33,150 करोड़ रुपया ये, अब प्लस पूंजीगत प्राप्तियां में सभी नहीं, सिर्फ ऋण वसूली, क्योंकि सरकार को ये वसूल पैसा आ रहा है, उसके बाद अन्य प्राप्तियां आ रहा है। अब कहिएगा कि ये क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये उधार और देयता ये सरकार
पेपर के बदले पेपर देती है और उसके बदले पैसा लेती है मार्केट से, तो ये हो गया उधार लेती है और उसके बदले देना भी है सरकार को, तो ये देता हो गया। यानी बोरोइंग्स और लाइबिलिटीज़ ये सरकार को फिर देना भी पड़ता है। तो ये आगे समझेंगे कि बोरोइंग और लाइबिलिटीज़ क्या होता है। तो ये सरकार देना है इसलिए इसको नहीं जोड़ेंगे। तो ये ऋण वसूली, जो सरकार को पैसा आया है इसके बदले पैसा नहीं देगी, उसके बदले अन्य प्राप्तियाँ जो इसके बदले पैसा सरकार नहीं रिटर्न करेगी, लेकिन इसको रिटर्न करना है। तो ये आगे समझेंगे। तो ये दोनों को जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, उसके बाद जोड़ के इसमें से पूंजीगत व्यय जितना हुआ है उसमें से हम ये क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। तो इसको और इसको और इसको जोड़ के हम इसमें माइनस कर देंगे, तो हमें क्या होगा, राजस्व क्या होगा, राजस्व घाटा आएगा 1695, उसके बाद 78 लाख करोड़ रुपया, ये राजकोषीय घाटा हुआ। यानी एक बार और समझा देते हैं कि राजस्व प्राप्तियां ये प्लस पूंजीगत प्राप्तियां में ये और ये सबको जोड़ के उसके बाद इसमें से हम माइनस कर देंगे, तो हमें राजकोषीय घाटा आ जाएगा। ये सरकार को उधारी को इंगित करता है। क्यों? क्योंकि सरकार को ये पैसा देना है इसलिए इसको हम माइनस नहीं जोड़े। तो ये और ये दोनों को जोड़ के इसमें से माइनस करेंगे, तो हमें सरकार को इतना चाहिए। तो इतना क्या है, ऋण लेगी सरकार पूर्ति के लिए। तो जब ऋण लेगी तो ये क्या हुआ, राजस्व घाटा हुआ, राज्य को घाटा हुआ इसको पूर्ति को व्यय करने के लिए, क्योंकि सरकार तो इतना कर रही है लेकिन उसको इतना पैसा चाहिए, तो ये राजस्व घाटा हुआ। आप समझते हैं प्राथमिक घाटा क्या होता है कि जब हम राजकोषीय घाटा में माइनस कर देंगे ब्याज भुगतान, तब हमें क्या होगा, प्राथमिक घाटा। यानी जब राजकोषीय घाटा इतना आया उसमें से हम माइनस कर देंगे ब्याज घाटा, तो वो हमें आएगा कितना, 2 लाख के समथिंग में, लाख करोड़ का क्या आएगा प्राथमिक घाटा आएगा लगभग में। तो ये हमारा क्या हुआ, ये प्राथमिक घाटा बजट